देखिए मेरे बच्चों, अगर मैं सॉल्युबिलिटी बोलूं कि मेटल कार्बोनेट की वाटर में क्या रहती है, तो देखो बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर है। ग्रुप वन के केस में आप पाएंगे इंक्रीज हो रही है, लेकिन ग्रुप टू के केस में क्या पाओगे, डिक्रीज हो रही है। उसका कारण है कार्बोनेट आयन जो ग्रुप वन मेटल आयंस की तुलना में वो क्या रहता है, ये हमारे लिए जो है उतना बड़ा नहीं है, जबकि यहां पर क्या होता है, कार्बोनेट आयन ग्रुप टू के मेटल आयन की तुलना में काफी बड़ा मानते हैं। तो इनकी लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट क्या रहती है, पूरे ग्रुप में एक जैसी। तो जब आप ये ग्रुप टू में ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे तो साइज ऑफ मेटल आयन बढ़ने के कारण हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती है। समझ मारा, यहां पर ये रहता है, जबकि इसके केस में क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी भी घटेगी और लैटिस एनर्जी भी घटेगी। ज्यादा तेजी से यहां कौन घट रही है, लैटिस एनर्जी। इसीलिए जो डिफरेंस होगा हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का, वो लिथियम से सीजियम की तरफ चलने पर बढ़ता जाएगा और इसलिए सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ती है। अब अपन बात करते हैं इसमें मेटल बाइकार्बोनेट्स की। देखो मेटल बाइकार्बोनेट्स में क्या होता है, दे आर लेसर thermally stable than metal carbonates. ये एक लगभग 300 डिग्री सेल्सियस में ग्रुप वन के मेटल बाइकार्बोनेट से ब्रेक हो जाते हैं, है ना। तो जैसे इनको आप हीट करोगे लगभग वही 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो ये कार्बोनेट, CO2 और H2O ये इसमें टूट जाएंगे, है ना। M आपका जो है यहां पर लिथियम से लेकर सीजियम तक ये इसमें रहा करता है। आप अगर सेकेंड ग्रुप के भी लोगे, यहां पर M अगर अपन मैग्नीशियम या कैल्शियम ले, इसको अगर आप हीट करें इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आपको याद होगा ये दोनों के दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, टेम्परेरी हार्डनेस के लिए। चाहे मैग्नीशियम हो या कैल्शियम हो, टेम्परेरी हार्डनेस के लिए एक्चुअली ये स्टेबल रहे, याद है, रेस्पॉन्सिबल हैं। अगर अपन बॉयल करें पानी को तो ये हमारे बाइकार्बोनेट्स किस में चेंज हो जाते हैं, कार्बोनेट्स में। अब इन्हें हम छान करके क्या है, आराम से अलग कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग द वाटर, है ना। तो इसे नोट कर लें। अभी इनकी अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग ग्रुप वन जो मेटल हैं बाइकार्बोनेट्स, इनकी अपन स्टेबिलिटी वो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो दरअसल क्या रहता है इसमें, इन सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस exist as infinite chain. तो यहां पर आपको किस टाइप का मिलेगा, ये कार्बन, इधर O, इधर H, ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली बनाएंगे ये O माइनस, ये दोनों एक जैसे हैं। आप चाहें तो इसको O माइनस को इधर कर दें, डबल बॉन्ड को इधर कर लें। है ना, इस तरह का ये चलता रहेगा एक्चुअली। ये रहा जैसे इस पे, ठीक है, इस टाइप का इसको बनाते चले जाएं आप। ये हमारे पास जो चेन है ना, ये वाली, ये इस टाइप की ये बढ़ती हुई चली जाएगी। जैसे ये यहां पर था, ऐसे यहां पे ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। आई बात समझ में, ये आएगा, फिर O माइनस से फिर H जुड़ेगा, फिर बढ़ेगा, है ना। तो ये एक्चुअली जो पूरा का पूरा केस रहा करता है वो इस टाइप का ये चलता जाएगा। लेकिन इसी की जगह अगर मैं इनको लूं, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनको अगर लें तो बाइकार्बोनेट आयन
एग्जिस्ट एज डाइमर। इसको आप इसमें लेंगे तो यहां पर कार्बन लें, ये OH, इस तरफ डबल बॉन्ड बना लें, यहां माइनस, आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, दोनों एक जैसे हैं। यहां पर OH, इस तरफ O माइनस, यहां डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लो, है ना। चाहे तो ये माइनस यहां से हटा के बाहर आप 2 माइनस लगा दो, ये रहेगा। मेटल आयन आप चाहें तो यहां इसके अंदर रख दें, है ना। तो इस तरह का जो रहा करता है ये सही मायनों में एग्जिस्ट कर। देखिए इसमें मेटल सल्फेट्स की अगर अपन बात करें कि इनको अगर देखें अपन तो जो है ग्रुप 1 के अंदर एक्सेप्ट Li2SO4 group 1 metal sulfates are water soluble. यहां पर इनका अगर ऑर्डर देखें सॉल्युबिलिटी इन वाटर में, ग्रुप 1 में ज्यादातर में आप देखना चाहे कार्बोनेट हो, सल्फेट हो, हाइड्रोक्साइड हो, इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में बढ़ती जाती है। तो यहां जो ऑर्डर रहता है वो ये है। ये इसमें अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं, यहां ग्रुप 2 में एग्जैक्ट इसका उल्टा चलता है। इसमें वाटर सॉल्युबल सिर्फ ये होते हैं और बाकी जो है ये फिर नहीं है, पानी में नहीं घुलते ये। तो ज्यादातर केस में गौर करना जो ऑक्सो सॉल्ट होते हैं, ठीक है, किसमें, ग्रुप 2 में सल्फेट हो, कार्बोनेट्स हो, आप इनमें हमेशा पाएंगे क्या है, फॉस्फेट हो, ये डिक्रीज होते रहते हैं इसमें। अगर मैं यहां थर्मल स्टेबिलिटी बोलूं तो दोनों की बढ़ेगी, चाहे ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो। यहां थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहता है। अगर इन सल्फेट्स को हम लोग, जैसे यहां M ग्रुप 1 मेटल्स है, अगर इसको कार्बन के साथ हीट करें तो यहां बनेगा मेटल सल्फाइड और CO। और अगर मैं यहां पर M ग्रुप 2 का मेटल लूं तो यहां एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, इसमें सल्फाइड बनेगा और CO2 गैस रिलीज होती है। अंतर थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, जब आप कार्बन के साथ गर्म करते हैं इसमें, है ना, तो अंतर ध्यान दें। इसमें क्या बना, इसमें CO बन रहा है और इसमें CO2 बन रहा है। हाँ बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल नाइट्रेट्स। दरअसल क्या रहता है, एस ब्लॉक के जैसे आप नाइट्रेट्स को हीट करोगे, जनरली क्या होता है, जो नाइट्रेट्स टूटा करते हैं ना, उनका तरीका क्या रहता है, देखो उन्हें समझ लो। जैसे मेटल नाइट्रेट है, आप जनरली जब इन्हें हीट करते हो अप टू 500 डिग्री सेल्सियस तक, तब आप पाएंगे मेटल का ऑक्साइड बनेगा, NO2 गैस बनेगी और O2 रिलीज होगी। जनरली ये रहता है। इसी चीज को आप यहां अप्लाई करें। मेटल नाइट्रेट्स का जो टूटने का तरीका रहता है ना, वो ये है इसमें। अब आप यहां देखो, जैसे लिथियम नाइट्रेट, तो यहां क्या बनेगा, लिथियम ऑक्साइड, NO2 और O2। ऐसे हम लोग अगर जिंक नाइट्रेट को हीट करें, ये रहेगा इस केस में, ये इनमें। और इसमें अपन बेरियम नाइट्रेट को अगर हीट करना हो, कोई भी नाइट्रेट आप हीट करें, ऐसे इसमें भी चाहें तो लो मैग्नीशियम ले लो आप,
है ना, अपन एस ब्लॉक ले रहे हैं ना, तो आप यहां मैग्नीशियम को ले लो। बेरियम नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो यहां ये आ जाएगा। अगर हम लोग, ये तो हुआ जनरल तरीका इसमें, और यहां अगर हम लोगों ने ग्रुप 1 के मेटल नाइट्रेट्स लिए जो इनके अलावा है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे ये है, इनको अगर कभी हीट किया जाए तो ये रहेगा इसमें। अब यहां पर कहीं NO2 गैस नहीं रिलीज हो रही है ना, तो ये रेडिश ब्राउन गैस। ये कलरलेस गैस, ये इसमें, ये यहां पर रहेगी इसमें। ठीक है, तो कल को कोई अपने से ये कहे, अच्छा पर्टिकुलर इस केस में ध्यान रखना, आप जैसे ही इसे हीट करेंगे अप टू 500 डिग्री सेल्सियस, है ना, 400, 450, 500 तक आप जाते हैं ना, तो इसमें ये बनेगा नाइट्राइट और O2। लेकिन अगर आपने कहीं टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर यहां ये बनता है। आप गौर करना, इसमें अभी भी NO2 नहीं बन रहा है, कि इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, यहां N2 बन रही है, नाइट्रोजन गैस है ना। तो मेटल नाइट्रेट को जब कभी हीट करो ना, तो ये ध्यान रखें, इस तरीके से टूटते हैं। एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रेट विल नॉट गिव रेडिश ब्राउन गैस। तो आप समझ जाएं कि सोडियम से सीजियम तक का अगर कोई नाइट्रेट है, इसको हीट करते हो तो इसमें आपको रेडिश ब्राउन गैस नहीं मिलेगी। देखिए बच्चों, कार्बाइड्स के बारे में अगर अपन बात करें, ग्रुप 1 के मेटल में जो ये लिथियम है, ये कार्बन से डायरेक्टली रिएक्ट कर लेगा और ये बनाता है Li2C2, समझ में आ रहा है। लेकिन यही अगर अपन डायरेक्ट जो है दूसरे अगर कोई मेटल ने, यहां सोडियम से सीजियम तक, उन्हें अगर कार्बन से रिएक्ट करें तो यहां कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अगर मैं यही इन्हीं मेटल्स को एसिटिलीन के साथ अगर हीट करूं तो यहां ये बनेगा। ये जो अपन जितने बना रहे हैं, ये सभी के सभी हमारे लिए क्या हैं, ये हैं एसिटलाइड्स। मतलब इनमें अगर पानी मिलाया जाए तो ये एसिटिलीन गैस देंगे। ये रहता है, इसीलिए इनको हम एसिटलाइड्स बोलते हैं। अब जरा इस तरफ आ जाओ, ग्रुप 2 के मेटल्स के बारे में बात करूं अगर मैं, इसमें क्या रहता है, जो B2C है, ये तो रहता है हमारा मिथेनाइड। ये, इसको हम मेथेनाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मीथेन प्रोड्यूस करता है। जब आप वाटर से रिएक्ट कराओगे ना, तो ये मीथेन देगा। ये यहां पर मिथेनाइड्स का और कोई अगर एग्जांपल आपको चाहिए हो तो Al4C3, ये भी ऐसे ही है। आप वाटर मिलाएंगे ना तो मीथेन गैस इसमें रिलीज होगी। बाकी जो इस ग्रुप के हैं, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, इनमें सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं कौन सा है, कैल्शियम। आपको याद होगा कच्चे फलों को पकाने के लिए, आम, पपीता, आपने सुना नहीं होगा, एक कार्बाइड की पुड़िया रख देते हैं, वो अखबार में दवा रहती है, वो यही होती है कैल्शियम कार्बाइड। इससे एसिटिलीन गैस निकलती है। ये आएगा यहां। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा इसमें, ये कैसे हैं, ये एसिटलाइड्स हैं, ध्यान देना इसमें। ये जो हमने लिए ये एसिटलाइड्स, ये फिर आता है प्रोपानाइड्स। ये प्रोपानाइड दरअसल कौन से रहते हैं, Mg2C3। जब इसमें आप वाटर लेंगे ना तो 1 प्रोपाइन, ये यहां पर, ठीक। तो इसे ध्यान रखें, प्रोपानाइड बोले या एलाइड्स भी बोलते हैं। यहां पर क्या है, एक और प्रोडक्ट बन सकता है, ये तो इसमें मेजर है,
और माइनर प्रोडक्ट जो है ना वो ये बना करता है, एलीन, है ना, ये ध्यान रखें। तो कार्बाइड से रिलेटेड कभी कोई अगर पूछताछ करे तो जनरली फॉर्मेशन पर तो वो कमेंट नहीं करते, हमेशा यही पूछते हैं कि बताओ कौन सा हाइड्रोकार्बन इसमें रिलीज होगा। तो ध्यान रखें हाइड्रोकार्बन कौन सा रिलीज होगा वो इनसे हम पता लगाते हैं। देखिए बच्चों, अब हम यूजेस पढ़ते हैं, ग्रुप 1 के मेटल्स कहाँ यूज होते हैं और ग्रुप 2 के। ग्रुप 1 मेटल्स की कुछ यूज है, जैसे लिथियम मेटल कहाँ यूज होता है, व्हाइट मेटल बेरिंग को बनाने में, ठीक। ऐसे लिक्विड अमोनिया यूज होता है एज ए कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। सीजीएम यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में, और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज होता है बर्च रिडक्शन में। अल्काइन से जैसे अल्कीन बनाना हो, और अल्कीन में अगर सिस ट्रांस दोनों पॉसिबल हो तो मेनली क्या बनेगा, ट्रांस। यूजेस ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स में आ जाओ, यहां पे बेरिलियम इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ विंडोज ऑफ एक्सरे। MgCO3 इज आल्सो प्रेजेंट इन टूथपेस्ट, ठीक। और जो हमारा ये रेडियम सॉल्ट रहा करता है इसमें, ये रेडियम सॉल्ट कहां यूज होता है, रेडियोथेरापी। आपने खुद पढ़ा होगा, कुछ लोगों को कैंसर नहीं होता तो एक तो होता है कीमोथेरापी, ड्रग्स देना, दूसरा होता है रेडिएशन से उस जगह को अपन उन सेल्स को जला देते हैं। क्लोरोफिल जो होता है ये मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, याद है, जो पौधों में याद होगा पत्तियां हरी इन्हीं के कारण होती हैं, और याद होगा क्लोरोफिल ही रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये ध्यान रखें, इसके कुछ मेन यूज है ना, स्पेशली जेई मेन या दूसरे आप एग्जाम्स देते हैं ना उनमें चीजें पूछ लेते हैं, एडवांस में तो नहीं पूछते, पर हाँ बाकी एग्जाम्स के लिए जरूरी रहता है। देखिए प्यारे बच्चों, क्या रहता है कि आप जैसे ग्रुप 1 में चलेंगे तो जो लिथियम रहता है ना उसका बिहेवियर ग्रुप 1 के बाकी मेटल से बिल्कुल अलग, ऐसे बेरिलियम का बिहेवियर ग्रुप 2 के मेटल से बिल्कुल अलग रहता है इसमें। तो उसका कारण क्या है, आप इसको यूं मिल लो, किसी भी घर में चले जाओ, घर के जो सबसे छोटा होता है उसका बिहेवियर घर के बाकी लोगों से अलग रहता है, तो उसी टाइप का ये है। तो इसमें आप लिख लेते हैं इन ग्रुप 1 lithium shows different behavior from other metals in group 2 beryllium shows different behavior from other alkaline metals। दोनों के लिए जो रीजन रहता है वो क्या है, इसमें रीजन क्या है इसके लिए वो अपन यहां नोट कर देते हैं। इसके रीजन रहते हैं, सबसे पहला स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई चार्ज अपॉन साइज रेशियो, high charge upon size ratio, and hence high polarizing power। ये इसमें, और एक रीजन इसमें रहता है absence of ड्यू टू, यहां सीधे लिख दें आप absence of d ऑर्बिटल्स। अगर इसमें absence of d ऑर्बिटल होगा तो तुम भी जानते हो ये अपने ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं कर सकता, फिर याद है इनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। दूसरा अपनी कोवेलेंसी 4 से आगे नहीं बढ़ा सकते, है ना, तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखें आप। ग्रुप 1 के मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दूसरे ग्रुप 1 के मेटल से बिल्कुल अलग रहती हैं इसमें। जैसे बता रहा हूं, लिथियम हार्ड होता है, जबकि सोडियम या पोटेशियम उनको लोगे वो रिलेटिवली सॉफ्ट हैं। इसके अलावा आप पाओगे कि लिथियम जो होता है ये इकलौता है जो नाइट्रोजन से कंबाइन करता है, ठीक है। और एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज है उसको जरूर ध्यान रखना, जब आप कभी भी लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ हीट करते हो
तो इसका प्रोडक्ट और कभी अदर अल्कली मेटल्स को हीट करो, दोनों में एक फर्क है। इस केस में जो लेते हैं तो वो ये बनता है, लेकिन जब इसको लेते हैं अपन तो इसको याद है अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इमाइड और इसको क्या कहेंगे, अमाइड। ये रहता है इस केस में, है ना। तो ये ध्यान में रखें, ये एक्चुअली कुछ बेसिक डिफरेंस है इसके, है ना। तो ये ध्यान रखें, ऑलरेडी अपने पढ़े हुए हैं ये सब। देखिए प्यारे बच्चों, लिथियम जो रहता है ये डायगोनली रिलेटेड है किससे, मैग्नीशियम से। जैसे अपन यहां देखें ना, देखा होगा ग्रुप 1 के अंदर क्या रहेगा, लिथियम, सोडियम, इधर हाइड्रोजन। ग्रुप 2 में चलोगे तो बेरिलियम और मैग्नीशियम। तो लिथियम क्या होता है, अपने ग्रुप के जो मेटल्स होंगे इनके साथ सिमिलैरिटी कम शो करता है, ये मैग्नीशियम के साथ सिमिलैरिटी ज्यादा शो करता है। और ये क्या है, डायगोनली रिलेशनशिप में है। तो क्यों ऐसा रहता है, तो अपन वहां जवाब देंगे, क्योंकि इनका जो आयनिक साइज रहता है वो लगभग कैसा है, वो एक जैसा है। Li+ और Mg2+ का साइज लगभग एक जैसा। अब यहां पर अपन कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो लिथियम और मैग्नीशियम की सिमिलर रहती है। जैसे हार्डनेस, पूरे इस ब्लॉक के अंदर पाएंगे ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, मच मोर हार्ड, या बोलो हार्डर देन अदर एस ब्लॉक मेटल्स। रिएक्शन विद वाटर में है, बोथ रिएक्ट with water slowly on heating. Reaction with N2, तो लिथियम नाइट्राइट ऐसे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर लो, ये रहता है इस केस में। थर्मल स्टेबिलिटी दोनों की, अच्छा याद होगा ग्रुप 1 मेटल में इकलौता है ये। लिथियम और मैग्नीशियम के मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ये लगभग एक जैसी है। इनके इवन दूसरे सॉल्ट्स भी रहते हैं ना, तो उनके टूटने का जो तरीका रहता है वो एक जैसा है। ये आ जाएगा इस केस में, है ना। तो इसे नोट कर लें, ये रहता है। इसी तरह से भी अपन सिमिलरिटी लेंगे कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम की क्या रहती है, अभी उनके बारे में भी बात करेंगे। इसमें चाहे तो इनमें सॉल्युबिलिटी ध्यान रखना, दोनों के इनकी जो सॉल्युबिलिटी रहती है इसमें, सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलाइड्स इन इथेनॉल, यहां आप पाएंगे LiCl एंड MgCl2 डिसॉल्व इन इथेनॉल। LiCl की सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती है जबकि इथेनॉल में ज्यादा होती है। इन्हें आप नोट कर लें। लोग जो बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज जो है बेरिलियम एल्यूमिनियम में, देखो सबसे पहले नेचर ऑफ कंपाउंड्स इसके क्या होते हैं, ये कोवेलेंट नेचर के होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसमें नेचर ऑफ ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड, ये होते हैं एम्फोटेरिक। ये एसिड्स में भी डिसॉल्व होंगे और बेसेस में भी होंगे, ध्यान रखें। दे डिसॉल्व इन मिनरल एसिड्स एज वेल एज बेसिस। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोराइड्स में अगर बात करें अपन, तो यहां पर BCl2 जो होता है ये पॉलीमेरिक, जो ऑलरेडी तुमने बॉन्डिंग में पढ़ रखा है, याद है, सॉलिड स्टेट में। और AlCl3 जो रहता है एग्जिस्ट एज डाइमर, ये रहता है इसमें। कार्बाइड्स के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा था, इसमें अगर ध्यान हो B2C
वाटर से रिएक्ट कराओगे तो मीथेन गैस निकलेगी इसमें। अगर एल्युमिनियम का कार्बाइड लिया गया, यहां पर क्या रहता है, बेरिलियम और एल्युमिनियम, बेरिलियम एंड एल्युमिनियम आर इनर्ट, टुवर्ड्स मिनरल एसिड्स। कौन से मिनरल एसिड? जो ऑक्सीडाइजिंग स्वभाव के हैं। ऐसा क्यों रहता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, ये यहां पे रहा करता है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। BeCl2 की अगर स्ट्रक्चर बनानी हो ना तो कुछ इस तरह की रहा करती है इसमें। चलिए इस पे अलग से भी बनाते हैं इसमें। देखिए बच्चों, अभी हम पढ़ रहे थे ना कि बेरिलियम ऑक्साइड और Al2O3 एम्फोटेरिक है, ये एसिड्स में भी घुल जाएगा और बेस में भी घुल जाएगा। तो यही हम लोग लिख रहे हैं इसमें यहां पर, है ना। ये हमारे पास एक्वस। तो यहां जैसे अपन HCl मिलाओगे ना, एक क्लोराइड बनेगा। तुम्हें याद होगा मोस्ट ऑफ द क्लोराइड्स मेटल के क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। एल्यूमिनियम भी क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। और ये जो हमारे पास रहेगा, अगर हम एक्वस NaOH अगर अपन मिलाएं इसमें BO में, है ना, BOH होल ट्वाइस में, BO में बल्कि मिलाएं आप, जैसे इसमें आप मिलाओगे तो पहले तो व्हाइट PPT बनता है हाइड्रोक्साइड का, और जब आप एक्सेस मिलाओगे तो ये कलरलेस सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें, देखो ध्यान से, ऐसे AlOH होल थ्राइस का व्हाइट PPT और फिर ये कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। इसको जब आप बनाते हो तो देखो BeCl2 अपन यूं बनाते हैं ऐसे लीनियर, आप ऐसे बना लो। ये बना लिया। अब इसका देखा होगा बेरिलियम का ऑक्टेट नहीं पूरा, ये इसके पास है 3 लोन पेयर, ये अपना एक लोन पेयर इसको दे देगा, ऐसे ये इसको दे देगा। यही चीज यहां भी रहेगी। ये सॉरी, ये एल्यूमिनियम क्लोरीन जो है इसको देगा और ये इसको देगा। ऐसे आप बढ़ाते चले जाओ। ये यहां ये 2 आप और एक्स्ट्रा लगा दो। ऐसे ही AlCl3 की अगर मैं बात करूं, ये यहां पर है ना, ये डायमर के फॉर्म में रहेगा और ये पॉलीमर के फॉर्म में रहता है। तो ये स्ट्रक्चर आप नोट कर लें, इन्हें ध्यान रखें। और ये हमारा सॉलिड में जो है, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसे यहां भी जो एल्यूमिनियम है ये भी sp3 होता है ना, ये रहता है इस केस में। देखिए ध्यान से, इसमें सोडियम अपन जैसे Na2O बनाना है तो देखो क्या रहता है, सोडियम के केस में यहां लिमिटेड ऑक्सीजन लें आप, है ना, ज्यादा नहीं। ज्यादा लेंगे तो फिर क्या बनेगा, परऑक्साइड। तो यहां लिमिटेड अमाउंट लें तो यहां ये बन जाएगा। अगर यहां पर हम लोग सोडियम परऑक्साइड लें और इसमें सोडियम मिलाएं, ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। तो ये क्या होगा इस केस में, ये बनेगा। इनमें से सोडियम का ध्यान से देखो, इसमें नाइट्राइट लें, नाइट्रेट लें, है ना, ये जो हमारे पास +5 +3 ये जो रहा करते हैं इसमें, ये इनको रिड्यूस कर देगा। और यहां तो क्या बना, Na2O। ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं अपन। इनमें से कोई भी अगर लिया जाता है, नाइट्रेट लें या आप नाइट्राइट लें, जैसे आप सोडियम के साथ लेंगे तो ये इसको रिड्यूस कर देता है N2 में, और साथ में हमें क्या मिलेगा, ये Na2O, है ना। तो ये बनाने का तरीका रहा करता है। अब आपके पास क्या रहता है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं, ये बेसिक नेचर का है। पानी में अगर इसको मिलाएंगे अपन तो NaOH बनेगा। और तुम्हें याद होगा NaOH के सोल्यूशन को ही अपन क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा,
है ना। इससे ढेर सारी केमिकल बनाए जाते हैं, इवन सोप्स बनाई जाती हैं। इसका यूज हम Na2O का यूज किया करते हैं एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं सोडियम परऑक्साइड की। देखो इसको बनाओगे कैसे। सोडियम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में इसे अगर हीट करें तो सोडियम परऑक्साइड मिलेगा। ये अगर प्योर फॉर्म में होता है ना तो कलरलेस सॉलिड, क्यों, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। लेकिन ये येलो होगा अगर ये इम्प्योर हो। उसका कारण है वहां पर कुछ अमाउंट NaO2 का भी बनता है, मतलब सुपर ऑक्साइड का। और इससे को अगर ध्यान से देखें तो ये O2 माइनस है ना, तो इसके कारण रहता है। अब जरा इस पर आ जाओ। अगर मैं कभी भी Na2O2 इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर इसमें वाटर मिलाएं या डाइल्यूट H2SO4 मिलाएं, 0 डिग्री सेल्सियस मिलाएंगे तो दोनों में H2O2 बनेगा। और अगर ये रूम टेम्परेचर हुआ तो एक्चुअली ये अनस्टेबल होगा, टूट जाएगा। और क्या बनाएगा, O2 और H2O। H2O ऑलरेडी आपने हाई एन में प्रेजेंट, इसीलिए यहां मैंने H2O नहीं लिखा। तो यहां ध्यान रखें, ऑक्सीजन जो है ये इवॉल्व होता है। ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, जिसको अभी देखते हैं अपन। ये प्यारे बच्चों, Na2O2 की और क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं। ये क्या है, CO और CO2 दोनों को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए जब एब्जॉर्ब करेगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2CO3। इस केस में ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसमें O2 रिलीज भी होती है। तो उनकी इन प्रॉपर्टीज के कारण दरअसल क्या रहा करता है कि हम Na2O2 को यूज करते हैं कहां पर, सबमेरीन्स में। समझ में आ रहा है, जो पनडुब्बी होती है ना उनमें हम यूज करते हैं एयर को प्यूरिफाई करने। जो भी कन्फाइंड स्पेसेस होते हैं, समझ में आ रहा है, उनके लिए उनमें प्यूरिफाई एयर करने के लिए वहां बैग्स में भर के रख दिया जाता है। अब आ जाते हैं, ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। जैसे अब यहां देखो कार्बन, ये 0 से +4, यहां +2 से कार्बन +4, यहां +4 से +6, यहां 0 से +6, यहां अमोनिया में -3 से 0। तो इस टाइप से जो है आप ये पाएंगे इस केस में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखें आप लोग। तो यहां पर ये इसे ऑक्सीडाइज करेगा और यहां O जो है -1 से किस में चेंज हो गया, -2 में। तो ये रहा करता है Na2O2। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। देखिए फर्टिलाइजर्स क्या रहते हैं जो मेन, एक तो साइनामाइड और दूसरा फ्लोरेपेटाइट। साइनामाइड क्या रहता है, CN2H2, ये इसकी स्ट्रक्चर है ना, CN और N से 2 H जुड़े हैं। इसको हम बनाते कैसे हैं, कैल्शियम कार्बाइड को पहले आप नाइट्रोजन के साथ गर्म करो तो ये बनता है CaCN2 प्लस कार्बन। एक्चुअली इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोलेम। ठीक, अब यहां पर इसको फिर हम ट्रीट करते हैं, वाटर और CO2 पास कराएंगे तो CaCO3 और ये है साइनामाइड जो बन के तैयार होगा, है ना। ये फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होता है, दवाएं भी इससे बनाई जाती हैं, है ना। अब आ जाते हैं फ्लोरेपेटाइट, ये हमारे टूथपेस्ट में होता है तो इसका फार्मूला याद रखें, Ca5PO4 होल थ्राइस F। यही यूनिट रिपीट होती रहती है ना, ये टूथपेस्ट के अंदर रहता है। हेलो, देखिए बच्चों, लास्ट में टॉपिक आता है अपना सीमेंट। देखिए क्या रहता है इसमें, सीमेंट सबसे पहले तो ये दिमाग में रखा करो, इसमें मेनली क्या क्या रहते हैं। तो देखिए गौर से, CaO, SiO2, Al2O3, ये 3 एक्चुअली इसमें मेन ऑक्साइड्स होते हैं, है ना। ये तो उसके साइड बाय साइड, है ना। मेन जो हमारे 3 ये रहा करते हैं। अब ये आएंगे कहां से हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या रहता है, देखो लाइम, ये तो हमारा क्विक लाइम। और ये जो रहा करते हैं ना, ये क्ले के अंदर मिलते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जब क्ले और लाइम दोनों को मिला के अपन गर्म करते हैं ना तो क्लिंकर बनता है। और वो जो क्लिंकर है उसमें फिर हम क्या मिला देते हैं, जिप्सम। ठीक, जिप्सम इसलिए कि जब उसमें पानी मिलाएंगे ना तो जो सेटिंग प्रोसेस है वो स्लो हो सके। जो पोर्टलैंड सीमेंट शुरू में अपने को मिली, ये इंग्लैंड का एक टाउन है एक्चुअली, तो वहां नाम ही है उसका पोर्टलैंड। तो वहां जो सीमेंट मिली उसमें क्या था, डाई कैल्शियम सिलिकेट। वही देखो ध्यान से, इनके कॉम्बिनेशंस हैं, ट्वाइस CaO SiO2, इसमें थ्राइस CaO SiO2, इसमें थ्राइस CaO और Al2O3। इनका कंपोजिशन क्या था, 26% बायोमास, ये 51%, 11%। सेटिंग ऑफ सीमेंट कैसे करते हैं, सीमेंट लेंगे उसमें पानी मिलाएंगे, है ना, तो धीरे धीरे वो हार्ड होने लगता है। तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मॉलिक्यूल पहले हाइड्रेटेड होते हैं और फिर रीअरेंज्ड होंगे। जिप्सम यहाँ क्यों मिलाते हैं, ताकि सेटिंग प्रोसेस स्लो हो सके, यानी तुरंत हार्ड हो जाएगा, है ना। तो ये रहता है, इसमें इंटरलॉकिंग हो जाती है मॉलिक्यूल्स की। सीमेंट का हम यूज कहाँ करते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, है ना। बेसिकली सड़कें भी अपनी देखा होगा आजकल सीमेंटेड रहती हैं।
इनके लिए यूज करते हैं। तो एस ब्लॉक की थ्योरी अपनी यहाँ के पूरी हो जाती है।